Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, give me just 2 minutes. Okay, so देखिए कुछ टर्म्स हैं आपकी, ठीक है, जैसे आपका So this PPT is about some terminology, some terms that we need to know, right? जैसे आपका data warehouse क्या होता है, data lake क्या होता है, ETL क्या है, ELT क्या है, EDA क्या है, ठीक है? What is Apache Kafka, ठीक है? So like there are 1 or 2 questions, ठीक है, that we can expect. तो देखिए terms क्या हैं? जैसे आपका एक मैसेजिंग सिस्टम है, ठीक है, तो व्हाट इज द मैसेजिंग सिस्टम? देखिए जब हम बिग डेटा में बात करते हैं तो वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ डेटा. सो रिगार्डिंग डेटा हमारे हमेशा 2 चैलेंज होते हैं. जैसे पहला तो ये है कि हम उस डेटा को स्टोर कैसे करें, ठीक है, हाउ टू कलेक्ट दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, एंड आफ्टर कलेक्टिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हाउ टू एनालाइज द कलेक्टेड डेटा. अब देखिए इनके लिए जैसे आपके भाई हडूप है एक प्लेटफॉर्म, एक स्पार्क प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जब हम डेटा कलेक्ट करने की बात करते हैं, एनालाइज करने की बात करते हैं, तो ऐसे एक आपका ना मैसेजिंग सिस्टम हम यूज करते हैं. तो मैसेजिंग सिस्टम इज व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू द अनदर, so that we can just focus on the data that we are transferring. सो देखिए जैसा आपका हडूप एक डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्पार्क इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से ही डेटा स्टोर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से ही आपका एग्जीक्यूट करते हैं, एनालाइज करते हैं. तो उस पर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो
हेल्प करते हैं हमारी, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टोर द डेटा, इन ऑर्डर टू एनालाइज द डेटा, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है कि लाइक हाउ टू राइट द प्रोग्राम। जैसे अगर हम हडूप में बात करते हैं तो हडूप में हम वी कैन राइट द प्रोग्रामिंग इन जावा, right, and we can write the programming in HQL language, that is the Hive, right, and after that Spark में हम क्या कर सकते हैं, Spark में we can write the programs in multiple languages, right, Scala, Java, R and your Python। तो वो क्या है, दे आर द फ्रंट एंड पार्ट, कि हम लोग क्या करें, वी आर राइटिंग द प्रोग्राम्स एंड दोज प्रोग्राम्स इन द बैक एंड दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन, कि वो आपका इस तरीके से प्रोग्राम आपका ओवर द सेट ऑफ क्लस्टर्स आपका एग्जीक्यूट होगा। तो उसी तरीके से जब हमें मैसेज ट्रांसफर करने होते हैं, ठीक है, सो व्हेन वी नीड टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू द अनदर, एक तरह का मैसेजिंग सिस्टम भी आपका यूज होता है। तो मैसेज भी आपके एक क्यू में जाते हैं एंड दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू द अनदर। तो दो तरह के मैसेजिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग सिस्टम। देखिए पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या है कि देखिए मैसेजेस आपके एक क्यू में हैं, मैसेजेस आर बीइंग परसिस्टेड इन अ क्यू एंड दिस इज द सेंडर, ठीक है, एंड दिस इज द रिसीवर। ये सेंडर, दिस इज द रिसीवर, सो मैसेज इज गोइंग फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। So one or more consumers can consume the messages in the queue, but a particular message can be consumed by maximum one consumer only। तो वहां पे एक मैसेज आपका एक ही कंज्यूमर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अगर एक बार कंज्यूमर आपका या एक बार रिसीवर, ठीक है, रिसीवर क्या है, कंज्यूमर, तो अगर एक बार कंज्यूमर ने वो मैसेज आपका रीड कर लिया फ्रॉम द क्यू ऑफ मैसेजेस, राइट, तो दैट मैसेज विल डिसअपियर फ्रॉम द क्यू। तो एक आपका क्यू जा रहा है, अ क्यू ऑफ मैसेजेस इज गोइंग एंड एक like one message is meant for one consumer, one message is meant for one receiver, right, once that message is consumed by the consumer तो वो मैसेज आपका क्यू से डिसअपियर हो गया, ठीक है। जैसे हमारा एक ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम में आप देखेंगे हर ऑर्डर का एक यूनिक ऑर्डर होता है, सॉरी यूनिक ऑर्डर आईडी होता है। सो दैट ऑर्डर आईडी इज मेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्डर ओनली, राइट। सो ईच ऑर्डर विल बी प्रोसेस्ड बाय वन ऑर्डर प्रोसेसर। मल्टीपल ऑर्डर प्रोसेसर्स आपके जा रहे हैं, ठीक है, देयर आर मल्टीपल ऑर्डर प्रोसेसर्स व्हिच आर वर्किंग एट द सेम टाइम, बट वन ऑर्डर दैट इज फॉर वन ऑर्डर आईडी फॉर वन ऑर्डर प्रोसेसर। सो दिस इज पॉइंट टू पॉइंट। फिर दूसरा होता है एक मैसेजिंग सिस्टम जिसे हम बोलते हैं पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या है पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग सिस्टम? देखिए इंस्टेड ऑफ द पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे मैसेज एक ना टॉपिक में रहते हैं, ठीक है, मैसेजेस आर बीइंग परसिस्टेड इन अ टॉपिक। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स क्या करते हैं, दे कैन कंज्यूम मोर देन वन मैसेज। सो दे कैन, वो क्या करते हैं यहाँ पे कि दे कैन सब्सक्राइब। देखिए तो यहाँ पे क्या है सेंडर, और देखिए यहाँ पे मल्टीपल रिसीवर्स, मतलब एक रिसीवर आपके एक से ज्यादा मैसेज आपके कंज्यूम कर सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैसेजेस हैं उनको हम एक टॉपिक्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। और कंज्यूमर क्या करता है आपका, दे कैन सब्सक्राइब टू वन और मोर टॉपिक्स एंड कंज्यूम ऑल द मैसेजेस इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो जैसे मैंने एक टॉपिक को सब्सक्राइब करा तो उस टॉपिक के अंदर जितने मैसेजेस हैं मैं उनको कंज्यूम कर सकती हूँ, ठीक है। तो देखिए जो सेंडर है यहाँ पे उनको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर्स, ठीक है। मैसेज जो प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स बोलिए या पब्लिशर बोलिए। तो पब्लिशर ये हैं और रिसीवर, कंज्यूमर और सब्सक्राइबर, ठीक है, ये आपके इधर है। तो मैसेज प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड पब्लिशर और मैसेज जो कंज्यूम कर रहे हैं दे आर कॉल्ड द सब्सक्राइबर। जैसे हमारा डिश टीवी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब डिश टीवी में आपने देखा है कि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं भाई, एक स्पोर्ट्स का टॉपिक है, एक मूवीज का टॉपिक है, ठीक है, एक म्यूजिक का टॉपिक है, एक किड्स का अलग है, ठीक है, फिर आस्था का अलग है, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स। तो हम क्या करते हैं आपका
कि भाई हमें जो चैनल लेना है, ठीक है, अब जैसे मुझे डिस्कवरी का चैनल लेना है, तो मैं क्या करूंगी, उस पर्टिकुलर टॉपिक को सब्सक्राइब कर दूंगी। कि जैसे मुझे एंटरटेनमेंट, मुझे मूवीज देखनी है, तो मैं आई विल बी सब्सक्राइबिंग टू द एंटरटेनमेंट टॉपिक, तो उससे एसोसिएटेड जितने भी चैनल्स हैं मैं सारे यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो एनीवन कैन सब्सक्राइब टू देयर ओन सेट ऑफ चैनल्स and get them, whenever their subscribed channels are available. So this is publish subscribe. Point to point is different, publish subscribe is different. देखिए काफका क्या है, काफका इज काफका भी क्या है, जैसे वही हडूप है, स्पार्क है, ऐसे ही काफका है। तो दैट इज मैसेज सिस्टम, दैट इज अ मैसेजिंग सिस्टम। सो इट इज फास्ट, स्केलेबल, राइट, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉल्ट टॉलरेंट। तो जितने भी हम जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के जितने भी फीचर्स पढ़ते हैं वो सब आते हैं कि भाई स्केलेबल है, फॉल्ट टॉलरेंट है और डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग सिस्टम है। ठीक है, सो लाइक वी विल बी हैंडलिंग अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा, सो अगेन इट इज मेंट फॉर द बिग डेटा। तो ये सारी आपके बिग डेटा की ही टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, सो वी कैन पास द मैसेजेस फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू द अनदर। सो मल्टीपल डेटा टाइप्स यहाँ पे सपोर्ट होते हैं, लाइक जेएसएन, प्लेन टेक्स्ट, एक एवरो डेटा टाइप भी होता है, टेक्स्ट डेटा, बाइनरी डेटा, राइट। देखिए, सो अब जैसे ये भी आप देखेंगे, सो दीज आर द सेम बेनिफिट्स एज वी हैव डिस्कस्ड इन द जब हम बिग डेटा की बात कर रहे थे। ठीक है, तो काफका इट इज रिलायबल, क्योंकि ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में काम करता है। ठीक है, मैसेजेस की मल्टीपल कॉपीज रहती हैं, यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, फॉल्ट टॉलरेंस है, स्केलेबिलिटी है, क्योंकि भाई जो भी हम यहाँ पे मैसेजिंग सिस्टम बनाते हैं वो आसानी से हम स्केल कर सकते हैं जब भी हम चाहें। तो वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ मशीन्स, ठीक है, जिसके ऊपर हम मैसेजेस को स्टोर कर रहे हैं। ड्यूरेबिलिटी है, बिकॉज यहाँ पे मैसेजेस आपके दे आर परसिस्टेड ऑन द डिस्क एज फास्ट एज पॉसिबल। तो प्रॉपर यहाँ पे लॉग फाइल मेंटेन होती हैं जिसके अंदर मैसेजेस आपके रहते हैं। सो दैट इज ड्यूरेबल। परफॉर्मेंस है, बिकॉज यहाँ पे जब हम जो पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, सो वी आर मेंटेनिंग अ गुड परफॉर्मेंस, बिकॉज व्हेन वी आर डीलिंग विद द बिग अमाउंट ऑफ डेटा, तो सर्टेन मैकेनिज्म्स हम यूज करते हैं टू स्टोर द द अमाउंट ऑफ द मैसेजेस। देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए यूज केसेस क्या है आपके। यूज केसेस यहाँ पे जब हम बात करते हैं, देखिए एक तो है आपका एक्टिविटी ट्रैकिंग। एक्टिविटी ट्रैकिंग में क्या है, LinkedIn ने एक्चुअली काफका वाज डेवलप्ड बाय द LinkedIn, सो दिस इज द ओरिजिनल यूज केस। LinkedIn इसे यूज करता था अपनी यूजर एक्टिविटी के लिए, फॉर ट्रैकिंग द यूजर एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे भाई देखिए भाई कितने नंबर ऑफ यूजर क्लिक्स हुए हैं, कितने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ लाइक्स हैं बाय द पर्सन, व्हाट इज द टाइम स्पेंट ऑन द सर्टेन पेजेस, ठीक है, ऑर्डर्स कोई है क्या, कोई चेंजेस हैं क्या, ठीक है। सो जो जो इवेंट आपके हो रहे हैं तो उसके साथ एक हम मैसेज एसोसिएट करते देते, एंड दैट मैसेज इज बीइंग ट्रांसफर टू द अदर एप्लीकेशन जिस पे भी हमें इंटीमेट करना है। So this was the original use case, which was required by the LinkedIn, और उसे वो एक्टिविटी ट्रैकिंग में यूज करता था। तो यहाँ पे जैसे ही आपके भाई नंबर ऑफ यूजर क्लिक्स है, ठीक है, तो जैसे ही यूजर ने किसी पोस्ट पे हमने क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली एक मैसेज आपका जनरेट हुआ, एंड दैट मैसेज और दैट पर्टिकुलर मैसेज इज बीइंग पब्लिश टू अ टॉपिक। एक हमने टॉपिक बना दिया, क्लिक्स का, एक टॉपिक बना दिया हमने रजिस्ट्रेशंस का, एक टॉपिक बना दिया हमने लाइक्स का। तो जैसे जैसे एक्टिविटी हुई है आपकी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो अकॉर्डिंगली मैसेज आपके टॉपिक्स में भेज दिए गए। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी ट्रैकिंग में जैसे आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है ना, जैसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं भाई, वहां पे भी हम काफका को यूज कर सकते हैं फॉर ट्रैकिंग द यूजर एक्टिविटीज, है ना। जैसे भाई हाउ मेनी प्रोडक्ट द यूजर हैज व्यूड,
ठीक है, उसने कार्ट में कितना एडिशन करा है, कितने परचेज करा है, भाई रिव्यूज कितने दिए हैं उसने, ठीक है। तो दे कुड बी पब्लिश्ड, यू नो, दे कुड बी पब्लिश्ड एज एन इवेंट टू द टॉपिक्स ऑफ काफका। उसके बाद है आपका मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स भी होता है, जैसे जो हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं टू मॉनिटर द ऑपरेशनल डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब बेसिकली हम डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हमारे ऑर्गेनाइजेशंस पे सेटअप होते हैं, तो वहाँ से हमने वी आर कलेक्टिंग द डेटा और बड़े बड़े सर्वर्स बना रखे हैं, एंड वी आर जस्ट प्रोड्यूसिंग द मैसेजेस, वी आर प्रोड्यूसिंग द डेटा एंड स्टोरिंग इन द सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स। तो देखिए जैसे कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, तो वो काफका को यूज कर सकता है टू मॉनिटर द ऑपरेशनल मेट्रिक्स इन द रियल टाइम। जैसे भाई सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना है, मेमोरी का यूज कितना आ रहा है, कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, उतना उसका कितना काउंट्स है। तो बड़े बड़े सर्वर्स आपके सेटअप हैं और वहां से ऑपरेशनल डेटा कलेक्ट करना, लाइक दिस टाइप ऑफ ऑपरेशनल डेटा, so they could be published to the Kafka messages, कि जैसे जैसे इवेंट होता जाएगा, भाई जैसे जैसे यूटिलाइजेशन होता जा रहा है वैसे वैसे हम पब्लिश करते जा रहे हैं। ऐसे ही आपका लॉग एग्रीगेशन सोल्यूशन, ठीक है, तो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस काफका को यूज करती हैं टू एग्रीगेट द लॉग्स। तो लॉग एग्रीगेशन का मतलब होता है आपका, जैसे बहुत सारे सर्वर्स हैं, उस पर कौन कौन सी फिजिकल लॉग फाइल्स हमने सेट करी हुई हैं, तो भाई डिफरेंट सर्वर से उन लॉग फाइल्स को कलेक्ट करना और एक सेंट्रल रिपोजिटरी में डाल देना, ठीक है। तो जैसे कोई एंटरप्राइज है आपका, तो विद अ लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, so they can use Kafka for the log aggregation. So we can collect the log files from hundreds of servers and we could publish them to the Kafka. ऐसे ही आपका देखिए जैसे आपका बैंक वगैरह है, ठीक है, तो वी कैन यूज काफका, जैसे आपका फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे हम पेमेंट्स प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो वी कैन प्रोसेस इन रियल टाइम, जैसे वी कैन ब्लॉक द फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो जैसे बैंक आपके काफका को यूज कर सकते हैं फॉर प्रोसेसिंग द ट्रांजेक्शंस इन रियल टाइम। तो जैसे कस्टमर जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है आपका, ठीक है, सो दे कुड बी पब्लिश्ड एज एन इवेंट, ठीक है, टू अ काफका टॉपिक। तो जैसे ही भाई अगर किसी ने 100 रुपये का ट्रांजेक्शन करा, 1000 का करा, किसी ने अगर 1 लाख का ट्रांजेक्शन करा, तो इट इज नॉट काउंटेड एज अ रेगुलर ट्रांजेक्शन, और फटाफट से एक आपका इवेंट जनरेट हुआ एंड दे कुड बी पब्लिश टू द काफका टॉपिक. So we can validate the transaction, and if it is not a regular activity, so we can block that particular transaction. So देखिए काफका का आर्किटेक्चर कैसा होता है, जैसे बिग डेटा में हमने पढ़ा वैसे ही होता है आपका, कि भाई यहाँ पे क्या है, भाई आपकी मशीन्स होंगी, क्लस्टर होगा मशीन्स का, उसके ऊपर मैसेजिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल होगा, ठीक है। और इसके बैकएंड में काम कौन कौन करता है, जैसे प्रोड्यूसर्स हैं आपके, ठीक है, तो प्रोड्यूसर हैं, उसके बाद आपके योर कंज्यूमर, ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रोकर्स हैं। देखिए तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं आपकी, प्रोड्यूसर, अगर आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड में कंज्यूमर्स हैं, और ये क्या है, ये काफका का ना क्लस्टर है, और इसके अंदर ये जो मशीन्स है ना, ये मशीन्स हैं, इनके अंदर मशीन्स को बोला जाता है ब्रोकर्स। तो ब्रोकर 1, ब्रोकर 2, ब्रोकर 3, ठीक है, तो दीज आर द मशीन्स। तो वो क्या करता है आपका, देखिए प्रोड्यूसर 1 ने मैसेज भेजा और वो जाके आपका ब्रोकर 1 पे या ब्रोकर 2 पे, ब्रोकर 3 पे जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जू कीपर क्या होता है, जू कीपर एक तरह का कोऑर्डिनेशन सर्विस का काम करता है, ठीक है, किसका काम करता है, आपका कोऑर्डिनेशन सर्विस का, कि प्रोड्यूसर को मैसेज कहाँ पुश करना है, कहाँ पब्लिश करना है, तो ये कौन बताता है, आपका जू कीपर। तो जू कीपर क्या करता है, गेट द काफका ब्रोकर आईडी। तो जिस भी मशीन की आईडी हमें देनी है, उस मशीन की आईडी हम प्रोड्यूसर को देते हैं, वहां पे जाके आपका मैसेज पब्लिश हो जाता है, ठीक है।
और जैसे जैसे कंज्यूमर आपके मैसेज को कंज्यूम करता जाता है वैसे वैसे ज़ूकीपर इट अपडेट्स द ऑफसेट, मतलब मैसेज का नंबर होता है आपका, ऑफसेट होता है एक आपका, उसको वो अपडेट करता जाता है। तो और डिटेल जैसे अगर आप देखेंगे, देखिए प्रोड्यूसर 1 तो वो क्या करता है आपका ना, देखिए टॉपिक्स होते हैं भाई। टॉपिक क्या होता है? टॉपिक इज अ कलेक्शन ऑफ मैसेजेस। तो अब एक टॉपिक क्या है भाई, टॉपिक में भी बहुत सारे पार्टीशन होते हैं, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, है ना। तो पार्टीशन 1 में क्या है, ये क्या है, ये ऑफसेट वैल्यूज होती है, मतलब हर मैसेज की अपनी एक यूनिक आईडी है, ठीक है। तो 0 और 1, ये मैसेज आपका 0, ये 1। पार्टीशन 2 में कितने मैसेज हैं आपके? 1 2 3 4, ठीक है। फिर पार्टीशन 3 में कितने? पार्टीशन 3 में आपके 0, ठीक है। तो प्रोड्यूसर 1 produces the messages in a particular partition which is coming inside a particular topic। और टॉपिक कहाँ पे होता है आपका? टॉपिक एक मशीन के ऊपर होता है। तो ये क्या है? दिस इज काफका कलेक्शन ऑफ ब्रोकर्स। तो ये लगा लीजिए, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ मशीन्स, कि भाई हमारे ऊपर एक ग्रुप ऑफ मशीन्स है। ग्रुप ऑफ मशीन्स, हर मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोकर, ठीक है। तो भाई मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर क्या होता है भाई? एक आपका लीडर मशीन होगा है, और बाकी सब आपके फॉलोअर्स होंगे जो आपके स्लेव्स होते हैं, ठीक है। तो ये पार्टीशन जैसे देखिए, P1 आपका यहाँ स्टोर है, P2 आपका यहाँ स्टोर है, P3 आपका यहाँ स्टोर है, और ये P1 P2 P3 किसके पार्ट है? टॉपिक 1 के पार्ट है, लेट्स से। तो इस तरह से अंदर आपका स्टोर होता है। तो प्रोड्यूसर आपके मैसेजेस पब्लिश करता है इन अ पर्टिकुलर पार्टीशन, और पार्टीशन आपका टॉपिक के अंदर और टॉपिक आपका मशीन के ऊपर। देखिए, तो दीज आर द टर्म्स कि काफका क्लस्टर के अंदर क्या क्या टर्म्स हैं। जैसे टॉपिक है, तो टॉपिक क्या है? एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ मैसेजेस, अ कलेक्शन ऑफ मैसेजेस, राइट, दैट इज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी। टॉपिक्स क्या है? दे आर स्प्लिटेड इनटू द पार्टीशंस, ठीक है। तो हर टॉपिक के लिए काफका आपका इट कीप्स अ मिनिमम ऑफ 1 पार्टीशन। टॉपिक्स के अंदर आपके बहुत सारे पार्टीशन हो सकते हैं, और ईच पार्टीशन मैसेज हैज अ यूनिक आईडी विच इज कॉल्ड ऑफसेट। तो ये यहाँ पे पार्टीशन 0 के अंदर इतने मैसेजेस हैं, 0 1 2 3। सो दीज आर द ऑफसेट नंबर्स, दीज आर द आईडी ऑफ द मैसेजेस। उसके बाद ब्रोकर्स क्या है? देखिए, ब्रोकर्स आपकी मशीन्स हैं, ठीक है। ब्रोकर्स आर सिंपल, दे आर द सिंपल सिस्टम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पब्लिश्ड डेटा। और हर ब्रोकर मशीन के ऊपर एक से ज्यादा पार्टीशंस आपके रह सकते हैं, and each broker is identified with a particular ID, and each broker contains certain topic partitions, ठीक है। जैसे ये आपका भाई, ये ब्रोकर 101 मशीन है, ये ब्रोकर 102 मशीन है, ब्रोकर 103। ब्रोकर 101 के ऊपर एक मशीन के ऊपर आपके मल्टीपल टॉपिक्स रह सकते हैं, ठीक है। जैसे ये टॉपिक ए है, तो भाई टॉपिक ए का पार्टीशन 0, तो पार्टीशन 0 के जितने मैसेजेस है वो यहाँ पे हैं। टॉपिक ए के अंदर जो पार्टीशन 2 के अंदर मैसेजेस हैं वो यहाँ पे हैं। टॉपिक ए के अंदर पार्टीशन 1 के जो मैसेजेस हैं वो यहाँ पे। ऐसे ही सेम मशीन के ऊपर दूसरे टॉपिक भी रह सकता है, ठीक है। हो सकता है भाई यहाँ पे एंटरटेनमेंट के अंदर जितने हैं मैसेज वो यहाँ पे हैं, स्पोर्ट्स के भी यहाँ पे हैं। प्रोड्यूसर्स क्या है? विच आर प्रोड्यूसिंग द मैसेज, ठीक है। सो दे विल बी राइटिंग, दे आर द पब्लिशर ऑफ मैसेजेस टू वन और मोर काफका टॉपिक्स। सो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? दे आर सेंडिंग द डेटा टू द ब्रोकर्स। Every time the producer publishes a message to a broker, तो broker क्या करता है? Simply appends the message to the last segment file. So message क्या होता है? Will be appended to the partition. Consumers क्या है? जो consume करेंगे आपके, so they will be subscribing to one or more topic, and they can consume the published messages by pulling the data from the brokers.
देखिए उसके बाद यहाँ पे कुछ आपकी there are 4 core APIs which are used in Apache Kafka. देखिए प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या करेगा, वी which helps the producer to publish the message, to publish the stream of records to the topics. फिर उसके बाद आपका देखिए कंज्यूमर क्या करता है आपका, भाई कंज्यूमर क्या करेगा, टू सब्सक्राइब टू वन और मोर टॉपिक्स एंड वी कैन प्रोसेस द स्ट्रीम ऑफ रिकॉर्ड्स और स्ट्रीम ऑफ मैसेजेस. काफका स्ट्रीम्स एपीआई क्या करती हैं आपकी, देखिए सो दैट वी कैन कंज्यूम इनपुट स्ट्रीम फ्रॉम वन और मोर टॉपिक्स. पहले आप टॉपिक से आप कंज्यूम करेंगे और फिर उसके बाद एक आउटपुट स्ट्रीम आप प्रोड्यूस करेंगे टू वन और मोर आउटपुट टॉपिक्स. सो बेसिकली हम किस तरह से इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनपुट को आउटपुट में. कनेक्टर क्या है, जो बेसिकली प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को कनेक्ट करता है. So it allows, so that we can connect the producers and the consumers. We can connect to the Kafka topics to process the applications or the data systems. So these are the 4 core APIs which are used in Apache Kafka for the messaging system. So देखिए बैकएंड में कैसे किया जाता है इस तरह से. तो जब भी हमें कोई मैसेज भेजना होता है तो हम क्या करते हैं ना, एक टॉपिक बनाते हैं. टॉपिक क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे मोटा मोटा अगर आप देखें तो ये रेप्लिकेशन फैक्टर 1 है, मतलब हमारे मैसेज का एक ही बार वो कॉपी होगा पार्टीशन 1 के अंदर. ठीक है, टॉपिक नेम. ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई हम टॉपिक का नाम करेंगे क्योंकि उसी टॉपिक के अंदर हम मैसेज भेजेंगे. तो क्या लिखा हमने, देखिए ये वाला छोड़ दीजिए, रेप्लिकेशन फैक्टर 1 पार्टीशन 1 टॉपिक, क्या लिखा हमने, वेलकम काफका. लेट्स से, तो ये मेरे टॉपिक का नाम है वेलकम काफका. तो सबसे पहले हम टॉपिक बनाते हैं, उसके बाद फिर हम प्रोड्यूसर स्टार्ट करते हैं कि वो मैसेज भेजे कौन से टॉपिक में, वेलकम काफका. तो क्या लिखते हैं हम लोग, देखिए प्रोड्यूसर डॉट sh, तो प्रोड्यूसर की स्क्रिप्ट होती है आपकी. क्या इसको बताया, टॉपिक हेलो काफका. तो यहाँ पे ये गलती से हेलो आ गया है, इट शुड बी वेलकम काफका. तो टॉपिक का नाम क्या है, हेलो काफका. अब इस टॉपिक के अंदर मैसेज क्या भेजा है, हेलो माय फर्स्ट मैसेज, हेलो माय फर्स्ट मैसेज, दिस इज द नेम ऑफ द मैसेज. और ये मैसेज हमने कहाँ भेजा है, इस किस टॉपिक के अंदर, हेलो काफका. फिर कंज्यूमर साइड पे देखिए, कंज्यूमर साइड पे क्या स्क्रिप्ट चलती है, देखिए क्या स्क्रिप्ट चली, देखिए लास्ट में देखिए टॉपिक हेलो काफका फ्रॉम बिगनिंग. तो कंज्यूमर साइड पे इसका क्या मतलब हुआ कि हेलो काफका जो टॉपिक है उसके अंदर शुरू से फ्रॉम द बिगनिंग हम मैसेज को कंज्यूम करना शुरू करेंगे. सो कंज्यूमर विल स्टार्ट कंज्यूमिंग द मैसेजेस फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम द टॉपिक हेलो काफका. देखिए तो यहाँ पे भी इंटरनली क्या होता है, देखिए यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ओके. देखिए यहाँ पे अब बीच में जैसे आप देखेंगे भाई डेटा जहां से आ रहा है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी मैम. अच्छा अच्छा, नहीं मैंने भेजा तो है.
ठीक है। देखिए तो हम क्या करते हैं यहाँ पे भाई, ये सिंपल जो हमने पहले डायग्राम देखा उसी का एक और रिजेंबल्स ही है। देखिए अपाचे काफका में हम क्या कर रहे हैं, लाइक जैसे एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा आ रहा है आपका, ठीक है। सो वी आर गेटिंग द डेटा, सो वी आर कनेक्टिंग काफका एंड प्रोसेस करके एंड देन वी आर शिफ्टिंग टू द एक्सटर्नल सिंक. So what we are doing, we are connecting the data, or a feature of Apache Kafka, we are importing the data from other systems into Kafka, और Kafka में process करके we are exporting the data into other systems. तो यहाँ पे कुछ आपके connectors use होते हैं which are used to transfer the data between Kafka and other systems. तो कनेक्टर्स जो हैं आपके, जैसे यहाँ पे आप देखो सोर्स कनेक्टर, सिंक कनेक्टर, तो कनेक्टर्स क्या है, हाउ द डेटा शुड बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम काफका टू द आउटसाइड सिस्टम. तो यहाँ पे विच इज द आर्किटेक्चर ऑफ अपाचे काफका. देखिए कनेक्टर्स क्या है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग हाउ द डेटा इज रेड और रिटर्न टू द एक्सटर्नल सिस्टम्स. तो यहाँ पे सोर्स कनेक्टर्स हैं. तो सोर्स कनेक्टर क्या होता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग द डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सिस्टम, कि हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से, यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स से वी आर रीडिंग द डेटा, राइट. और सिंक कनेक्टर्स क्या है आपके, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम काफका and writing it to the external systems, right. So source क्या करेगा आपका, source that is the producer. Producer क्या करता है, which distributes the data to the Kafka topics, right. और यहाँ पे जो ये तो सोर्स कनेक्टर हुआ आपका, ठीक है, कि किस तरह से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपका एक्सटर्नल सिस्टम से आपका डेटा आ रहा है, ठीक है. सिंक कनेक्टर क्या करेगा कि भाई उसे हमें भाई डेटाबेस में भेजना है, ठीक है, या फिर किसी फाइल सिस्टम में भेजना है, ठीक है. तो दैट इज द सिंक कनेक्टर. देखिए अब एक टर्म है आपकी, दैट इज स्पार्क स्ट्रीमिंग. मतलब जब हमारे पास एक स्ट्रीम ऑफ डेटा आता है, ठीक है, तो स्ट्रीम ऑफ डेटा में जब व्हेन वी आर रिसीविंग इनपुट डेटा स्ट्रीम, तो वी आर कन्वर्टिंग इनटू द बैचेस ऑफ इनपुट डेटा. That means we are extracting the data from the multiple sources and we are processing it using the multiple functions, जैसे map है, reduce है, join, filter, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक input data stream आया, उस input data stream को हमने batches में convert करा, कुछ आपने parts में divide किया, उसके ऊपर हमने Spark का engine लगाया, process करा उसको, और उसके बाद उसके this is the final output, that is batches of input data. So the fundamental is, देखिए we can easily scale to the hundreds of nodes, ठीक है, and the speed is high. फॉल्ट टॉलरेंस होता है, बिकॉज अगर कोई नोड आपका फेल हो जाता है तो वी कैन वी हैव अ मैकेनिज्म दैट वी कैन रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द अनदर मशीन. And second is, we have the good integration with the big data tools. देखिए यहाँ पे एक स्ट्रीमिंग कॉन्टेक्स्ट है आपका. तो स्ट्रीमिंग कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अ स्पार्क कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट. जैसे आपका स्पार्क के अंदर क्या होता है, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट होता है, ऐसे ही स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, स्ट्रीमिंग कॉन्टेक्स्ट. तो उसके अंदर एक आपका फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज होता है, दैट इज डी स्ट्रीम. देखिए डी स्ट्रीम क्या है, दैट इज द बेसिक एब्स्ट्रैक्शन. इट इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ डेटा, ठीक है, विच वी आर रिसीविंग फ्रॉम अ डेटा सोर्स. उसे हम प्रोसेस करते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं और उसके बाद हम वी आर गेटिंग द आउटपुट. सो डी स्ट्रीम क्या है, देखिए
डी स्ट्रीम इज जैसे आपका भाई जैसे हमारा वर्ड काउंट का ऑपरेशन है ना, तो वर्ड काउंट के ऑपरेशन में डेटा फ्रॉम टाइम 0 to 1, ठीक है, तो उस पर क्या लगाया हमने, उस पर फ्लैट मैप ऑपरेशन लगाया, तो हमें कुछ वर्ड्स मिले आपके फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए, उससे हमने फ्लैट मैप ऑपरेशन लगाया, फिर हमें कुछ वर्ड्स मिले। यहाँ पे हमें दूसरा सेंटेंस मिला, सेंटेंस को वर्ड में कन्वर्ट करा, फिर सेंटेंस मिला, फिर वर्ड्स में कन्वर्ट करा। So D stream is represented by a continuous series of RDDs, और हर एक RDD के अंदर आपका कुछ डेटा है। तो ये जो इनपुट आपके जो D stream है, इसको हम बोलते हैं discretized stream। So that is representing the stream of input data, which is received from some source। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, जैसे फ्लैट मैप ऑपरेशन लगाया या मैप ऑपरेशन लगाया, ठीक है, तो वो ऑपरेशन लगाया, ठीक है। तो डी स्ट्रीम ये 1 है, ये डी स्ट्रीम 1 मतलब इट इज अ सीरीज ऑफ डेटा, कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, हमने सब पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन लगाए और हमें कुछ आउटपुट मिला। डी स्ट्रीम 2 मतलब कि आपने फ्लैट मैप लगाया, अब ये हमें कुछ आउटपुट मिला, अब हम इस पे दोबारा से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन लगाएंगे, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द डेटा, ठीक है, वी विल गेट द आउटपुट डी स्ट्रीम। सो आउटपुट डी स्ट्रीम इज द फाइनल डेटा। अब फाइनल डेटा हमें कहाँ भेजना है भाई, हमें किसी डेटाबेस में भेजना है या फिर किसी हमें फाइल सिस्टम में भेजना है, ठीक है। सो व्हाट वी हैड, दिस इज, देखिए तो हमारे पास क्या है, वी आर गेटिंग अ स्ट्रीम ऑफ डेटा, सो दैट स्ट्रीम ऑफ डेटा इज नोन एज द डी स्ट्रीम। सो discretized stream of data which is a continuous data stream, so we are receiving a input stream and we are splitting the data into the batches, तो हमने batches में convert करा, ये जो batches हैं these will be processed by the Spark engine, ठीक है। प्रोसेस कैसे करेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन लगा के, फ्लैट मैप है, फिल्टर है, जॉइन है, जो भी आपको ऑपरेशंस लगाने हैं, ठीक है। तो वी आर गेटिंग द स्ट्रीम ऑफ डेटा, उस स्ट्रीम ऑफ डेटा को हमने कुछ बैचेस में कन्वर्ट करा, बैचेस में कन्वर्ट करके हमने उसे प्रोसेस करा बाय द स्पार्क ऑपरेशंस, और प्रोड्यूस करके, प्रोसेस करके वी आर गेटिंग द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट को हम लोग आउटपुट डी स्ट्रीम बोलते हैं, एंड दैट इज आवर फाइनल रिजल्ट। और जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आया, फिर हमने उसको किसी डेटाबेस में या जो भी आपका फाइल सिस्टम है जहां पे आपको स्टोर करना है, ठीक है, वहां पे भेजा आपने। अब उसके बाद देखिए तो करते क्या है, so what we can do, we can we have a multiple sources of data, ठीक है। तो पहला क्या होता है, वी आर गेटिंग द स्ट्रीम ऑफ डेटा, तो स्ट्रीम ऑफ डेटा हम कहाँ से ले सकते हैं भाई, काफका से ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे फ्लूम से ले सकते हैं, ठीक है, और या फिर आप HBase से ले सकते हो, MySQL से ले सकते हो, MongoDB, Cassandra, ठीक है। तो these are the multiple sources. So Kafka is one of the sources, to get the stream of data, to get the streaming data. So first is we are streaming the data from the sources. It could be your Kafka, it could be your AWS, it could be your, the second type of sources include any databases, HBase, MySQL, MongoDB, Cassandra, ठीक है। तो पहले हम सोर्स लेंगे, वी आर गेटिंग द स्ट्रीमिंग डेटा, उसके बाद हम उसे बैचेस में कन्वर्ट करेंगे, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट। उसके बाद हम उस पर स्पार्क इंजन लगाएंगे, ठीक है, मतलब बेसिकली हम कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे उस पर, आपको मशीन लर्निंग लगानी है, स्पार्क एसक्यूएल लगाना है, जो भी लगाना है आपको, और फाइनली डेटा प्रोसेस करके हम उसे वी विल बी स्टोरिंग इनटू द डेटा स्टोरेज सिस्टम, चाहे हम उसे HDFS में सेव करें, किसी डेटाबेस में सेव कर दें, या फिर हम उसे कोई डैशबोर्ड बना दें, ठीक है, कोई विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड बना दें। देखिए तो दो तरह के, जब हम डेटा शेयर करते हैं, तो दो तरह के शेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं। दो तरह के शेयर्ड वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके, एक होता है आपका ब्रॉडकास्ट वेरिएबल और एक होता है आपका
एक्यूमुलेटर। देखिए तो ब्रॉडकास्ट वेरिएबल क्या होता है? ब्रॉडकास्ट होता है कि हमने क्या करा, जैसे कोई एरे है, ठीक है, और हमें उसकी कॉपी जो है हर मशीन पे भेजना है आपको, ठीक है। तो रेदर देन बार बार एरे को रेदर देन सेंडिंग द एरे अगेन एंड अगेन टू ईच मशीन, तो ब्रॉडकास्ट क्या करते हैं कि हम ना एक रीड ओनली वेरिएबल बनाते हैं और उसको हर मशीन की कैश मेमोरी में भेज देते हैं, rather than shipping a copy of it with the multiple task। तो इससे क्या फायदा रहता है कि जब भी हमें उस एरे के ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, या फिर हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम है जो उस एरे को यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है आपका, दे कैन बी यूज टू गिव एवरी नोड अ कॉपी ऑफ द डेटा। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि आपने किसी भी डेटा की एक रीड ओनली कॉपी आपने हर मशीन पे भेज दी, ठीक है, रेदर देन कि हम हर मशीन पे उसकी एक एक कॉपी भेज रहे हैं, ठीक है। तो वो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कुछ ही टाइम के लिए वो डेटा चाहिए, ठीक है, कुछ ही टाइम के लिए वो डेटा आपका मेमोरी में चाहिए, तो हमने क्या करा, उसकी एक कॉपी बनाई और ब्रॉडकास्ट एक मेथड होता है आपका, तो ब्रॉडकास्ट यूज करके ना उसको हमने भेज दिया, ठीक है। ये नॉर्मली क्या होता है, जैसे वैर, ये वैर है यहाँ पे, ठीक है, ये बेसिकली इस तरह से ना हम स्काला में डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो अच्छा अपना माइक देखिए, तो करते क्या है आपका, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ अ स्पार्क शेयर्ड वेरिएबल। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम क्लस्टर्स बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को हमें जैसे हमारे कोई भी प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करना है, तो रेदर देन शिपिंग द कॉपी ऑफ इट, वी आर जस्ट ब्रॉडकास्टिंग दैट वेरिएबल फॉर अ शॉर्ट टाइम। उसके बाद एक्यूमुलेटर्स हैं आपके। देखिए ये दोनों ही आपके शेयर्ड वेरिएबल हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर्स होते हैं नॉर्मली जब हमें काउंट ऑपरेशन चलाना होता है या सम ऑपरेशन चलाना होता है, तो जैसे कोई डेटा है हमारा, सो दैट डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड और उसकी कुछ जो पार्ट है एक मशीन पर है, कुछ पार्ट आपका दूसरी मशीन पर है, कुछ पार्ट आपका थर्ड मशीन पर है, इस तरह से। और हमें क्या कराना है, एक ना काउंट, मतलब आई नीड टू अप्लाई अ काउंट ऑपरेशन ओवर द डेटा विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द मल्टीपल मशीन्स। तो उसके लिए भी हम क्या कराते हैं, एक ना एक्यूमुलेटर डिक्लेयर करते हैं। तो एक्यूमुलेटर क्या करते हैं आपके, एक्यूमुलेटर इज समथिंग, देखिए, विच आर एडेड थ्रू द एसोसिएटिव ऑपरेशंस। सो एसोसिएटिव ऑपरेशंस क्या होते हैं आपके, जैसे आपका सम ऑपरेशन होता है आपका, है ना, तो सम ऑपरेशन में सम होता है, जैसे a प्लस बी प्लस सी करते हैं हम लोग, तो a प्लस बी प्लस सी आपका ब्रैकेट में होगा, फिर इज इक्वल्स टू a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। तो सम इज एसोसिएटिव ऑपरेशन, ठीक है। ऐसे ही आपका मल्टीप्लीकेशन भी आपका ऑपरेशन है। अब डिवीजन और सब्ट्रैक्शन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, ठीक है। तो देखिए क्या है, दे आर यूज टू इम्प्लीमेंट द काउंटर्स और द सम्स। सो एक्यूमुलेटर्स वो भी आपके एक शेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम एक एक्यूमुलेटर डिक्लेयर करते हैं और उसकी कॉपी हम हर उस मशीन पे भेज देते हैं जहां पे हमें काउंट या सम आपका ऑपरेट करवाना है, सिंपल। तो जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखा कि एक एक्यूम1 का नाम वेरिएबल डिक्लेयर किया, sc डॉट लॉन्ग एक्यूमुलेटर, ठीक है, एक्यूमुलेटर1, मतलब ये ना एक्यूमुलेटर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है एक्यूम1। फिर एक एरे है हमारी, एरे 1 2 3 4, ठीक है, लेट्स से एक एरे है जिसमें ये 4 एलिमेंट है और वो अलग अलग मशीन पे स्टोर्ड है, ठीक है। पैरेलाइज मेथड हमने आरडीडी में डिस्कस करा था कि पैरेलाइज मेथड क्या है, जिसकी मदद से हम एक डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में अलग अलग मशीन पे पैरेलली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर हमने फॉर ईच लूप लगाया, x टेंडिंग टू एक्यूम डॉट एड x। तो एक्यूम क्या है, एक्यूमुलेटर जो एक एक करके एरे के वैल्यू को एक्यूमुलेट करता जाएगा और उस पर हमने ऐड फंक्शन लगा दिया तो वो ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्यूमुलेटर इज फॉर द सम और द काउंटर ऑपरेशंस
और ब्रॉडकास्ट क्या है, जब हमें सिंपल एक वेरिएबल की कॉपी भेजनी है, ठीक है, सिंपल एक वेरिएबल की रीड ओनली कॉपी भेजनी है, सो दैट इज फॉर द ब्रॉडकास्ट। ठीक है, देखिए तो जब हमने क्या होता है जब काफका में डेटा आता है आपका, ठीक है, तो काफका में डेटा आता है, फिर हम बैचेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और फिर हम स्पार्क इंजन लगाते हैं, उसे डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, और फिर जाके हम फाइनली आउटपुट में स्टोर कर देते हैं। तो ये आपकी जैसे दो अप्रोचेस होती हैं, तो जस्ट एक अप्रोचेस के नाम जानने हैं, ठीक है, दैट इज रिसीवर बेस्ड अप्रोच और एक आपका डायरेक्ट अप्रोच। तो रिसीवर अप्रोच होता है जिसमें हम रिसीवर यूज करेंगे, ठीक है, तो रिसीवर इज इम्प्लीमेंटेड जहां पे जब काफका में डेटा आता है तो हम उसे एक रिसीवर में स्टोर करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं हम लोग, वी आर गेटिंग द डेटा थ्रू द रिसीवर, ठीक है, फिर रिसीवर क्या करता है, उसे डिफरेंट मशीन्स में जो डेटा होता है आपका स्पार्क एग्जीक्यूटर्स के थ्रू वो डेटा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो रिसीवर बेस्ड अप्रोचेस, रिसीवर होता है आपका द अप्रोच यूजेस अ रिसीवर टू रिसीव द डेटा and receiver will be implemented, and with the receivers the data received from Kafka will be stored in the Spark executors. तो सिंपल है, वी हैव अ क्लस्टर ऑफ मशीन्स, हर क्लस्टर में आपका एक रिसीवर होगा, हर क्लस्टर में मशीन में आपका रिसीवर होगा, हर मशीन पे आपका एग्जीक्यूटर होगा, सिंपल। तो जब भी डेटा आ रहा है हमने एक अलग कंपोनेंट दे दिया कि हर मशीन पे आपका एक रिसीवर होगा, वो आपका डेटा को रिसीव करेगा। डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है आपका, दैट इज वेयर वी हैव नो रिसीवर। तो देखिए आजकल हम लोग डायरेक्ट ही अप्रोच यूज करते हैं। तो डायरेक्ट अप्रोच में क्या है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रिसीवर्स टू रिसीव द डेटा, ये अप्रोच क्या करती है आपका कि ऑलरेडी हम आजकल काफका का पार्टीशंस हैं कि भाई मशीन्स हैं, काफका का अपना क्लस्टर है, मशीन्स हैं, उसके ऊपर टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर पार्टीशंस हैं, पार्टीशंस के अंदर मैसेजेस हैं। तो रिसीवर एक्चुअली ये आपका ओल्ड अप्रोच है, ठीक है, बट जब भी हम दो अप्रोचेस की बात करते हैं तो इसका नाम लेते हैं, दैट इज रिसीवर बेस्ड। बट नाउअडेज डायरेक्ट अप्रोच इज यूज्ड, क्योंकि हमने ऑटोमेटिकली एक अपाचे काफका का क्लस्टर सेटअप करा है, तो उसके अंदर क्या है, डिफरेंट मशीन्स हैं, मशीन्स के ऊपर आपका भाई टॉपिक स्टोर होते हैं, टॉपिक के अंदर पार्टीशंस हैं, पार्टीशंस के अंदर आपका क्या होते हैं, आपके मैसेजेस होते हैं। So we can directly query the messages which are inside the partition inside the topic, so there is no need of the receiver. So these are some methods, that is key, Kafka, Spark, API. So ये APIs आपकी use होती हैं, ठीक है, in order to get the data from Kafka. काफका से हम स्पार्क में लेके आए, फिर स्पार्क में उस डेटा को प्रोसेस करा और फिर जाके हमने आउटपुट स्टोर कर लिया। सो यहाँ पे ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीन मेथड तीन एपीआईज यूज होती हैं। पहला है आपका स्ट्रीमिंग कॉन्टेक्स्ट, तो ये आपका मेन एंट्री पॉइंट होती है, ठीक है, और दिस इज द मेन एंट्री पॉइंट जहाँ पे वी आर गेटिंग द डेटा, ठीक है, वी आर क्रिएटिंग द डी स्ट्रीम्स। फिर देखिए स्ट्रीमिंग कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले स्ट्रीमिंग कॉन्टेक्स्ट डिक्लेयर किया जाता है, दिस इज द एंट्री पॉइंट वेयर वी आर रिसीविंग द डेटा। उसके बाद स्पार्क कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, विच अलाउज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द स्पार्क एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम स्पार्क की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, ठीक है, कि भाई पहले हमें जावा सेटअप करना है, उसके बाद हमें जो भी स्काला सेटअप करना है, ठीक है, उसके अंदर। उसके बाद है आपका काफका यूटिल्स एपीआई, जो कि हमें मदद करता है कि हम जो डेटा रिसीव कर रहे हैं उसको हम कनेक्ट कर सकें पर्टिकुलर लाइब्रेरीज से, ताकि हम उस डेटा को प्रोसेस कर सकें। सो दिस Kafka utils, which allows us to connect the Kafka clusters to the Spark streaming, so that we can set up the integration of both, कि ताकि जो डेटा आ रहा है डेटा को रिसीव करें
अकॉर्डिंगली बैचेस में कन्वर्ट करें, देन वी कैन कनेक्ट टू द स्पार्क एग्जीक्यूटर्स, हम उसे प्रोसेस करें एंड देन वी कैन सेट अप द क्लस्टर्स, देन वी कैन प्रोसेस द डेटा। तो दो इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं यहाँ पे, एक होता है आपका क्रिएट स्ट्रीम, ठीक है, और एक होता है आपका क्रिएट डायरेक्ट स्ट्रीम। तो ये दो मेथड्स आपके यूज होते हैं, ठीक है, which is with the help of which we are pulling the messages from the Kafka, ठीक है। So these two methods are helping us in order to receive the data from the Kafka machines, in order to pull the messages from the Kafka machines. ठीक है, देखिए तो ये तो होता है एक आपका मैसेजिंग सिस्टम, ठीक है, जो हमने काफका की बात करी दैट इज अ मैसेजिंग सिस्टम जिसका अपना एक क्लस्टर होता है। उस क्लस्टर में जो मशीन्स हैं दोज आर द ब्रोकर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स आपके प्रोड्यूस करेंगे मैसेजेस, कंज्यूमर्स आपके कंज्यूम करेंगे, ठीक है। जू कीपर एक तरह का कोऑर्डिनेशन सर्विस है, ठीक है, कि प्रोड्यूसर को किस टॉपिक के अंदर किस पार्टीशन के अंदर मैसेज प्रोड्यूस करना है वो आपका जू कीपर बताएगा, ठीक है। और फिर आपका काफका से डेटा, ठीक है, वी आर गेटिंग द स्ट्रीमिंग डेटा फ्रॉम द काफका इनसाइड द स्पार्क, उसे हम बैचेस में कन्वर्ट करते हैं, स्पार्क के ऑपरेशंस लगाते हैं एंड देन आपका आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी के अंदर ये आपके डिफरेंट टर्म्स हैं कि डी स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है, दैट इज द कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ डेटा, ठीक है। फिर उसके अंदर जो 4 आपकी जो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, स्ट्रीमिंग, कॉन्टेक्स्ट, काफका यूटिल्स, तो ये सारे आपके मेथड्स हैं डिफरेंट जो एक्चुअली में आपकी इंटीग्रेशन में यूज होता है। फिर है आपका एक टर्म है दैट इज ETL, ठीक है। देखिए ETL जब हम बात करते हैं तो एक ETL टर्म आता है और एक आपका आता है ELT, ठीक है। देखिए ETL इज एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, दैट इज when we are extracting the data। तो जब भी किसी सोर्स से 3 फेज होते हैं भाई, डेटा को आप पहले एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर उसे ट्रांसफॉर्म करोगे और फिर उसे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में लोड कर दोगे एनालिसिस के लिए, है ना। सो द प्रोसेस ऑफ पुलिंग डेटा इज एक्सट्रैक्शन, ठीक है, जैसे आप डेटाबेस से डेटा फेच कर रहे हो, है ना, फिर आप उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, मतलब कुछ ऑपरेशंस लगा रहे हो, उसके बाद लगाने के बाद फिर उसे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में आपने लोड करा एनालिसिस के लिए, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द ETL। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत चीजें आती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में भाई आप उसे डेटा को क्लीन कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग सम ट्रांसफॉर्मेशंस टू क्रिएट द डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट में जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो, व्हेन वी आर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज, देखिए अब इसमें क्या आता है भाई, एक आता है आपका ETL वर्सेस ELT। तो नॉर्मली देखिए जहां पे स्ट्रक्चर डेटा की बात होती है, ठीक है, तो वहां पे वो यूज हम करते हैं ETL, और जहां पे जब हम बिग डेटा की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपका यूज हो रहा है दैट इज ELT, ठीक है। देखिए तो ELT इज, दोनों में फर्क है कि आपका L जो है दैट इज द लोडिंग पार्ट। तो लोडिंग पार्ट कहाँ चला जाता है आपका, लोडिंग पार्ट चला जाता है आपका in the case of loading part is coming first, and in the case of ETL that is ETL, the L is coming in the end। So what we are doing, we are extracting the data from different जैसे database systems हैं, फिर वो ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा को, जैसे आपने कुछ कैलकुलेशन करी, तो भाई ये तो हमारा सोर्स है, ठीक है, लेट से ये हमारा डेटा है, ठीक है। तो लेट से हमने डेटाबेस से फेच करा, फिर हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, कुछ आपने कैलकुलेशन लगाई, कुछ आपने कॉन्कैटिनेशंस करे, और फाइनली ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपने टारगेट सिस्टम में डेटा लोड करा, जैसे डेटा वेयर हाउस में डेटा आपने लोड कर दिया, ठीक है। सो डेटा इज फ्लोइंग फ्रॉम द सोर्स टू द टारगेट। ETL प्रोसेस में जो ट्रांसफॉर्मेशन इंजन है that takes care of any data changes, ठीक है। जब हम ELT की बात करते हैं तो ELT में क्या है, that is a different method of data movement।
यहाँ पे अलग है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा बिफोर इट्स रिटन, ELT के केस में क्या होता है भाई, टारगेट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कि आप ट्रांसफॉर्म करोगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, डेटा को हमने जिस सोर्स से एक्सट्रैक्ट करना है वहां से तो एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करके फिर हम क्या करते हैं, टारगेट सिस्टम में सीधे लोड कर देते हैं, ठीक है। तो डेटा इज फर्स्ट कॉपीड फ्रॉम द सोर्स टू द टारगेट एंड देन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका। तो ELT में आपके जितने भी NoSQL डेटाबेसेस हैं, Hadoop क्लस्टर है, ठीक है, क्लाउड इंस्टॉलेशन है, तो वहां पे आपका ज्यादातर ELT यूज होता है, ठीक है। तो देखिए ETL और ELT में यही डिफरेंस है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज इज डिफरेंट। So when it comes to ETL, so extract is, we are pulling the data from the source, that is NoSQL है आपका, NoSQL databases। जैसे आपका देखिए और रिफाइंड डायग्राम, ये देखिए ये सोर्सेज हैं कि भाई आप डेटाबेस से डेटा फेच कर रहे हो या फिर कोई फाइल आप ले रहे हो, ठीक है, CSV, या फिर कोई SaaS एप्लीकेशन है, कोई वेब का डेटा है, जो भी सोर्स है आपका, ठीक है, आपने डेटा लिया। ये है आपका स्टेजिंग एरिया। सो स्टेजिंग एरिया इज वेयर यू आर डूइंग द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जहां पे बेसिकली यू आर कन्वर्टिंग द डेटा, ये ताकि हम उसे डेटा टारगेट सिस्टम में लोड कर पाए। सो द डिफरेंस इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज परफॉर्म्ड इन अ स्टेजिंग एरिया आउटसाइड ऑफ द डेटा वेयरहाउस, और एंटायर डेटा हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं बिफोर लोडिंग। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफॉर्मिंग, देखिए अब अगर हम बिग डेटा सेट्स की बात करें तो अगर उसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो बहुत टाइम लेगा, ठीक है, बट एनालिसिस कैन टेक प्लेस इमीडिएटली वंस द ETL प्रोसेस इज कंप्लीट, ठीक है। अगर हम ELT के केस में देखें तो भाई ELT के केस में क्या होता है, आपने एक्सट्रैक्ट और लोडिंग आप एक साथ कर देते हो, भाई जहां से भी डेटा आपने लिया और फिर आपने लोड कर दिया सीधे टारगेट एरिया में, ठीक है। तो वहां पे क्या है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है, इट इज परफॉर्म्ड ऑन नीडेड बेसिस। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना आपका वो बहुत कम टाइम लेता है, ठीक है, बट कैन स्लो डाउन द क्वेरिंग एंड एनालिसिस प्रोसेस अगर हमारे पास सफिशिएंट पावर, प्रोसेसिंग पावर नहीं है। देखिए ETL प्रोसेस एक्चुअली इट इज एप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल डेटा सेट्स, ठीक है, जिसके अंदर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस करने होते हैं। ELT आपका एप्रोप्रिएट है फॉर द बिग डेटा सेट्स, ठीक है। तो इट इज द डिफरेंस। तो नॉर्मली क्या है, जैसे अगर हम Hadoop में या Spark में अगर बात करें तो हम क्या करते हैं ना, जैसे कोई भी आपका सोर्स है, भाई वहां से डेटा हमने फेच करा, Hadoop में Spark में लोड कर दिया, अब वो अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करेगा जो भी ऑपरेशंस आपको लगाने हैं। तो लोडिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हम क्या करते हैं भाई इतना अमाउंट ऑफ डेटा पहले ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, क्योंकि Hadoop, Spark, ठीक है, ये ऑलरेडी आपके बिग डेटा फ्रेमवर्क्स हैं, तो हम इतना बड़ा डेटा पहले आपका स्टोर करें, जहां से भी डेटा आपका फेच कर रहे हैं, डेटाबेस से डेटा लेके आ रहे हैं या कहीं से भी डेटा लेके आ रहे हैं, या फिर आपका कोई CSV फाइल है, भाई 2 GB की फाइल है, तो उतना बड़ा डेटा हम बिग डेटा में लेके आए, ठीक है, रेदर देन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सच अ बिग अमाउंट ऑफ डेटा। सो फर्स्ट वी शुड लोड, आफ्टर दैट हम अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करेंगे जो भी आपको कैलकुलेशन, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, जो भी आपको करना है, सो दैट वी कैन डू। देखिए अब इसके बाद एक तो होता है ये आपका जैसे ELT, ETL, ये क्या है, दीज आर द ये सोर्स से टारगेट तक का जो सफर है वो कैसे तय करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद एक टर्म आती है EDA। EDA क्या है, दैट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, देखिए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ये आप शायद मशीन लर्निंग में भी पढ़ेंगे, ठीक है, होगा ही होगा क्योंकि आप प्री प्रोसेसिंग करेंगे डेटा का। देखिए जब हम जैसे हमने देखा था कि जैसे मिसिंग रिकॉर्ड्स कैसे आप हैंडल करते हैं, है ना, हाउ टू हैंडल द मिसिंग रिकॉर्ड्स। फिर आप भाई अगर 4 आपके कॉलम है तो 4 कॉलम में से हमें चारों नहीं चाहिए, मशीन लर्निंग के जैसे हमने एक सेकेंड एग्जाम्पल किया था क्लासिफिकेशन का,
तो हमें वो टाइटैनिक डेटा सेट में पूरे नहीं कॉलम्स चाहिए थे, हमें कुछ ही कॉलम्स आपके चाहिए थे, ठीक है। तो उन कॉलम्स में से भाई हमें क्या करना है, फीचर सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो EDA। सो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस मीन्स आप अपने डेटा सेट को स्टडी कर रहे हो, यू आर एक्सप्लोरिंग योर डेटा, ठीक है, यू आर स्टडिंग योर डेटा so that you can discover कि अच्छा what are the traits of our data set, what are the patterns inside the data, ठीक है, what is the relationship between the different columns inside our data set। तो EDA एक तरह का प्रिलिमिनरी स्टेप होता है, ठीक है, बिफोर डूइंग सम एनालिसिस। तो देखिए किस तरह से हाउ वी आर टू इन्वेस्टिगेट द डेटा सेट्स, we are summarizing the characteristics of the data, कि किस तरह से आप अपने what how you can explore the data। आप ऐसा तो नहीं है कि we are exploring for some errors, कुछ inconsistencies तो नहीं है, ठीक है, कुछ missing stats तो नहीं है आपके, ठीक है। तो हम भाई कई सारे मेजर्स ले सकते हैं, हम मीडियन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, ठीक है, परसेंटाइल निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर सो द मेन गोल इज एक्चुअली द डेटा क्लीनिंग। सो द मेन गोल इज द डेटा क्लीनिंग, योर डेटा शुड बी क्लीन, योर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वी कैन परफॉर्म ऑन द डेटा, ठीक है। हम कुछ विजुअल विजुअलाइजेशन कर सकते हैं अपने डेटा का, भाई अपने डेटा का कुछ हिस्टोग्राम बना के देखें, बॉक्स प्लॉट बना के देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम फीचर इंजीनियरिंग कर सकते हैं कुछ, ठीक है। तो फीचर इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, भाई आप किसी नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, या फिर आपको कुछ स्केलिंग की जरूरत पड़ रही है, सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर मशीन लर्निंग, ठीक है। फिर आप कोरिलेशंस एंड रिलेशनशिप्स निकाल सकते हो। तो EDA का पर्पस ये होता है आपका, ठीक है। तो देखिए दो तरह से हम लोग एक्चुअली EDA परफॉर्म करते हैं। तो एक होता है आपका यूनिवेरिएट एनालिसिस और एक होता है आपका मल्टीवेरिएट। तो यूनिवेरिएट होता है आपका कि जहां पे हम क्या करते हैं, भाई एक वेरिएबल को एक टाइम पे हम टेस्ट करके देखते हैं, है ना, कि भाई वो किस तरह से हमारे डेटा सेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली हम हिस्टोग्राम्स बनाते हैं, बार चार्ट्स बनाते हैं, ठीक है। मल्टीवेरिएट में हम क्या करते हैं कि हम मोर देन वन वेरिएबल्स, तो जैसे एक वेरिएबल का फिर दूसरे वेरिएबल से क्या रिलेशन हो रहा है भाई, तो उसमें हीट मैप ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर PCA टेक्निक आती है आपकी मशीन लर्निंग में, वो यूज कर लेते हैं। So EDA is all together when you are investigating your data sets, you are summarizing the features of your data, okay, by employing the cleaning methods, by employing the feature engineering methods, by employing the data visualization methods. So you are getting some answers, you are exploring some data, you are finding some correlation, you are discovering some patterns, ठीक है, कुछ आप assumptions बना सकते हैं, कुछ test कर सकते हैं। So overall goal is this। देखिए उसके बाद एक टर्म आती है आपकी डेटा वेयरहाउस एंड डेटा लेक्स। देखिए डेटा वेयरहाउस और डेटा लेक्स में क्या डिफरेंस है। जब भी हम डेटा वेयरहाउस की बात करते हैं, देखिए डेटा वेयरहाउस का मतलब क्या है आपका, इट इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। तो नॉर्मली डेटा लेक्स आपके बिग डेटा के लिए यूज होते हैं, और डेटा वेयरहाउस क्या है, व्हेन वी आर स्टोरिंग द डेटा, व्हेन वी आर स्टोरिंग द स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा। डेटा लेक्स में आपका स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। और डेटा वेयरहाउस नॉर्मली क्या व्हेन इट कम्स टू स्कीमा, जब हम स्कीमा की बात करते हैं, देखिए तो गोल क्या है आपके, द गोल इज डेटा एक्सट्रैक्शन, then we are extracting the data, we are cleaning the data, we are transforming the data, and then we are loading, and then we are refreshing the data, ठीक है। सो अगर ये थोड़ा आप अगर सिमिलैरिटी देखें तो इट इज सिमिलर टू द ETL कंसेप्ट। तो देखिए ETL जो होता है आपका, वी आर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा,
cleaning the data एक तरह से, transforming the data, after then we are loading the data. तो डेटा वेयर हाउस में ETL के केस में ज़्यादातर हम डेटा वेयर हाउस में आपका डेटा लोड कर रहे हैं. सो जिस भी हम डेटाबेस से डेटा फेच करते हैं या CSV डेटा, जो भी डेटा लें, हम उससे पहले हम क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम डेटा वेयर हाउस में लोड कर देंगे. सो डेटा वेयर हाउस का कंसेप्ट आपका यही है, दैट इज व्हेन वी आर एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन आपका फॉलो हो रहा है, and it is meant for the structure type of data. Normally it is meant for the structure type of data. तो डेटा वेयर हाउस के केस में देखिए, डेटा वेयर हाउस द डेटा सोर्सेज कैन बी डाइवर्स, डेटा रिप्रेजेंटेशंस अलग हो सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे एक आपका प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो होता है. देखिए, अगर हम डिफरेंसेस की बात करें डेटा लेक्स और आपका डेटा वेयर हाउस के केस में, देखिए अगर हम टाइप ऑफ डेटा की बात करें तो डेटा वेयर हाउस में आपका क्या है, हिस्टोरिकल डेटा दैट हैज बीन स्ट्रक्चर्ड. तो दैट मीन्स क्लीनिंग डेटा, व्हेन इट कम्स टू योर क्लीनिंग डेटा, बिकॉज जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसे हमें क्लीन करना पड़ता है, ठीक है. बट डेटा वेयर हाउस में ऑलरेडी डेटा ट्रांसफॉर्म होके आता है, सो इट इज मेंट फॉर द स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा. डेटा लेक्स में वी कैन स्टोर अ वैरायटी ऑफ डेटा, ठीक है, चाहे आपकी वो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, PDF फाइल्स हैं, राइट. सो वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा. उसके बाद है आपका पर्पस, ठीक है. पर्पस क्या है, देखिए पर्पस क्या है आपका, डेटा लेक्स जो है आपके, दे आर दे आर यूज्ड फॉर द कॉस्ट इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज. So we are allowing any structure and we are allowing any kind of data to be stored. और डेटा वेयर हाउस में क्या है, पर्पस क्या है भाई, डेटा लेक्स और डेटा वेयर हाउस दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन अ डेटा वर्क फ्लो व्हेन इट कम्स टू द डेटा वर्क फ्लो. और वेयर हाउस के केस में बिकॉज स्ट्रक्चर डेटा आपका स्टोर होता है, तो वो उसका पर्पस क्या है, दैट इज एनालिटिक्स फॉर द बिजनेस डिसीजंस. सो वी आर एनालाइजिंग द डेटा फॉर द बिजनेस पर्पस. सो डेटा लेक्स का पर्पस क्या है, एक तरह से ना डेटा को स्टोर करना, दिस इज द कॉस्ट इफेक्टिव बिग डेटा स्टोरेज, राइट. और डेटा वेयर हाउस का पर्पस क्या है, एनालिटिक्स फॉर द बिजनेस डिसीजंस, क्योंकि ऑलरेडी डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर होता है, सो वी आर परफॉर्मिंग सम एनालिसिस. उसके बाद है यूजर्स, ठीक है. देखिए यूजर्स क्या है आपके, नॉर्मली डेटा वेयर हाउस में कौन आपके प्रोफाइल जो जाती है आपकी, डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट की बात जाती है, ठीक है. तो डेटा वेयर हाउस और डेटा लेक्स में डिफरेंट यूजर्स हैं. डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट वो आपके डेटा वेयर हाउस के अंदर प्रोफाइल आती है, ठीक है, बिकॉज डेटा वेयर हाउस में दे नीड programming and data science knowledge to use. So a little like SQL knowledge is required. So that profile is required in data warehouse. अगर हम डेटा लेक्स में बात करें तो डेटा लेक्स में बिकॉज हम we are dealing with the all kinds of data, तो वहाँ पे आपका एक तो लॉट ऑफ डेटा स्टोरेज इज देयर, एक आपकी वो प्रोफाइल आ जाती है, ठीक है, लाइक हडूप डेवलपर्स, योर बिग डेटा डेवलपर्स, और एक आती है आपकी डेटा साइंटिस्ट. बिकॉज डेटा साइंटिस्ट दोज हु आर डीलिंग विद द डेटा, तो भाई उनको सब आना है, कि उनको प्रोबेबिलिटी भी आना है, उनको स्टैटिस्टिक्स भी आना है, मैथ्स भी आना है, भाई NLP भी आना है. सो दैट इज द प्रोफाइल फॉर डेटा साइंटिस्ट एंड द इंजीनियर्स. उसके बाद है आपका टास्क. देखिए टास्क क्या है, डेटा वेयर हाउस में अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा स्टोर होता है वहाँ पे. तो वहाँ पे लाइक वी आर यूजिंग द SQL टू फेच द डेटा, वी आर यूजिंग द SQL, हम क्वेरी लगाएंगे, डेटा फेच करेंगे, ठीक है. सो वी आर जस्ट एग्रीगेटिंग द डेटा फॉर फाइंडिंग सम इनसाइट्स. सो देयर इज नो इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, इस तरह से. सो वी आर यूजिंग द क्वेरीज फॉर एग्रीगेटिंग एंड समराइजिंग द डेटा. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे डेटा लेक्स के केस में, तो वही आपका डेटा स्टोरेज की बात है ना. तो यहाँ पे क्या बात करेंगे कि
देखिए जैसे आपका अपाचे स्पार्क है, हडूप है, डीप लर्निंग है, ठीक है, मशीन लर्निंग है, ठीक है, एवरीथिंग दैट इज कंट्रीब्यूटिंग इनसाइड द बिग डेटा एनालिटिक्स. सो दोज आर द टास्क. साइज, देखिए साइज तो नो डाउट आपका डेटा लेक्स का ही ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई डेटा लेक्स के केस में हम लोग वी आर स्टोरिंग एनी काइंड ऑफ डेटा, और डेटा वेयर हाउस के केस में वी आर स्टोरिंग द स्ट्रक्चर डेटा. ठीक है, सो साइज ऑफ बिग डेटा लेक्स इज बिगर एंड योर डेटा वेयर हाउस इज स्मॉल. So data warehouse, क्या करता है is uses a traditional ETL process, right? And data lakes, they make use of the ELT process. तो डेटा वेयरहाउस आपके नॉर्मली ETL प्रोसेस फॉलो करेंगे, दैट इज एक्सट्रैक्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड लोडिंग, बिकॉज डेटा इज ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म व्हेन इट गोज टू द डेटा वेयरहाउस. और यहाँ पे डेटा आपका ट्रांसफॉर्म होता है जब उसे हम डेटा लेक से रिट्रीव करते हैं. ठीक है, तो जिस भी सोर्स से हमने डेटा लिया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के पास अपनी डेटा लेक्स है, उसमें डेटा लेक्स में आपने डेटा को हम लेके आए, फिर उसके बाद हमने उसे ट्रांसफॉर्म करा. Just a second. ओके, तो देखिए, हाँ, तो ये डेटा लेक और डेटा वेयरहाउस की हम बात कर रहे थे. तो डेटा वेयरहाउस में स्ट्रक्चर्ड है, डेटा लेक में आपका स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड है. अगर हम स्कीमा की बात करेंगे, ठीक है, देखिए स्कीमा अगर हम डेटा वेयरहाउस में बात करें, क्योंकि सिंपल है, ठीक है, ETL डेटा वेयरहाउस, दैट मीन्स योर स्ट्रक्चर डेटा है, तो इसका मतलब स्कीमा ऑन राइट है. ठीक है, और अगर हम डेटा लेक की बात करेंगे, तो डेटा लेक क्योंकि ELT है, यानी कि बिग डेटा एनालिटिक्स है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, तो यानी कि स्कीमा ऑन रीड. जैसे हमने आपका एक स्लाइड देखी थी बिल्कुल शुरू में, जब हम फीचर्स पढ़ रहे थे आपके डेटाबेस और हडूप के बीच में. ठीक है, प्रोसेसिंग है, डेटा वेयरहाउस के केस में ETL है, डेटा लेक के केस में आपका योर ELT. ठीक है, data warehouse, it is normally optimized for query performance, और डेटा लेक से नॉर्मली हम ऑप्टिमाइज किस लिए करते हैं भाई, डेटा स्टोरेज और इनहांस हो सके, प्रोसेसिंग और इनहांस हो सके. ठीक है, क्वालिटी अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेयरहाउस के केस में इट इज हाईली क्यूरेटेड डेटा, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रॉ डेटा है. डेटा लेक्स के केस में इट इज रॉ डेटा, तो जब हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है अकॉर्डिंगली. ठीक है, यहाँ पे डेटा वेयरहाउस के केस में एनालिटिक्स नॉर्मली क्या है, आप रिपोर्टिंग टूल्स यूज करते हो, विजुअलाइजेशंस हैं. ठीक है, BI भी यूज होता है आपका यहाँ पे. ठीक है, SQL जैसे है आपका यूज होता है. डेटा लेक्स के केस में आपका नॉर्मली जैसे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है, मशीन लर्निंग है, डेटा डिस्कवरी है. ठीक है, तो ये सब यूज होता है. तो देखिए, तो ये कुछ ये दिस वाज अ PPT ऑफ सम टर्मिनोलॉजीज, तो इसे रीड कर लीजिएगा. ठीक है, सो पाइस्पा कंटेंट, अभी पाइस्पा कंटेंट इज ओवर. ठीक है, तो यही मुझे लास्ट आपका स्लाइड डिस्कस करना था.
बाकी मैंने जो आपका जो कंटेंट है, जो पीपीटीज हैं और जो स्टडी मटेरियल है, मैं इससे भी रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल आपको दे दूंगी, जैसे डेटा वेयरहाउस क्या है, डेटा लेक क्या है, ELT, ETL, ठीक है, और काफका मैसेजिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसका भी मैं एक आपको वर्ड फाइल आपको दे दूंगी, तो वो रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो है डाटा विल अपलोड ऑन द क्लासरूम। और जो आपके असाइनमेंट्स हैं, प्लीज उनके सॉल्यूशंस, मैंने डेट नहीं दिया उसमें, सो कि आप अपना टाइम लीजिए और उसे अपलोड कर दीजिएगा। सो टेक द 1 वीक, और 1 वीक के एंड में आप प्लीज अगले हफ्ते तक उसे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो दिस वाज योर पाइस्पार्क कंटेंट। और जो बाकी जो कंटेंट है वो सारुति मैम लेंगी आपका, ठीक है। तो सारुति मैम विल टेक इन द सेकेंड हाफ, ठीक है। तो सेकेंड हाफ में आपका क्लास कंटिन्यू होगा, ठीक है। ओके मैम। ठीक है। तो मैं अभी क्लास वाइंड अप कर रही हूँ बेटा, इतना ही कंटेंट था। तो अभी आप लोग अपना जो भी असाइनमेंट वगैरह प्रैक्टिस करिए, एंड यू नो सेकेंड हाफ आप जो मैम जितने बजे क्लास लेंगे ज्वाइन करिएगा, ठीक है। ओके।